हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको कविता पाठ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का हिंदी अर्थ और कवि के बारे में बताया था, तो अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सभी लोग आज के इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसको आप खुद से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, यानी कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर बी भामा शाह ने, ऑप्शन नंबर सी टोडरमल ने, ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। तो यहाँ जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने क्या किया कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। यानी जो भूषण जो इनका उपनाम था, असली नाम तो इनका क्या था, घनश्याम था। मैंने आप सभी लोगों को कवि परिचय जब बता रहा था तो बताया था कि घनश्याम इनका क्या था, मूल नाम था, जो इनका वास्तविक नाम था वो, लेकिन इनका क्या होगा कि मूल जो नाम था वो छिप गया, इनका उपनाम क्या हो गया, भूषण हो गया। किसने दिया, तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक, पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस, ऑप्शन नंबर डी वीर रस। ये भी मैंने आप सबको बताया था कवि परिचय के दौरान कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी, तो वीर रस की प्रमुखता दी थी। दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। यह भी मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न जो है चौथा नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूषण की कृति नहीं है। इनमें से कहा जा रहा है कि भूषण की कृति कौन सी नहीं है। भूषण हजारा, ये तो है ही। दूसरा नंबर कह रहा है कवित, ये भी है ही। तीसरा नंबर कह रहा है दूषण उल्लास, ये भी इनकी रचना है, लेकिन हर्षो उल्लास नहीं है, ये नहीं है इनका। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षो उल्लास जो है भूषण जी की रचना नहीं है या कृति नहीं है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर कहा जा रहा है कि भूषण के प्रिय नायक हैं, यानी भूषण जी के प्रिय नायक कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन नंबर बी राणा प्रताप और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी अकबर और मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के प्रिय नायक कौन थे, तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो साहू जी इनके पुत्र का नाम था। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा सातवां नंबर है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो मैंने आप सभी लोगों को कल के वीडियो में, कल के क्लास में मैंने बताया था कि शिवा बावनी पूछे कितने मुक्तक है, तो 52। और शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है, तो वहां बताना है 105। ठीक, और ये पूछ दिया जाए हमसे, ये पूछ दिया जाए कि जो छत्रसाल दशक है उसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो हम कहेंगे 10 छंदों का। तो ये तीनों चीज याद रखना है। तो इसमें से क्या होगा, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52 मुक्तक है। सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा आठवां नंबर है कि छत्रसाल दशक में छंद है, यानी छत्रसाल दशक में कितने छंद है। अभी पीछे ही मैं बताया छत्रसाल दशक में कितने छंद है। यहाँ देखिए, तो आप लोग को बताया मैं छत्रसाल दशक में कितने छंद है, तो 10। तो आठवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छत्रसाल दशक में कितने छंद होंगे, तो 10 छंद होंगे। तो आठवां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सारा आसान आसान प्रश्न है, केवल आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा पाठ को समझने में, कवि परिचय को समझने में, तो ऑब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आप लोगों से। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है बुक का अच्छे से करके आइएगा। लेकिन बस ध्यान देना है किस चीज पे, जो किताब पढ़ाया जा रहा है उस पे, और प्लस में जो कवि परिचय बताया जा रहा है वो, दोनों चीज को अगर आप कंठस्थ कर लीजिएगा तो काव्य खंड के जितने भी प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव के,
वो आपसे नहीं छूटेगा, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि बाहरी ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, सारा चीज हमारे बुक से, जो बुक में चीजें दी गई है वहीं से ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे देखिए 9 नंबर दे रहा है प्रश्न कि भूषण के पिता का क्या नाम था, ये किताब में भी दिया गया है कि भूषण के पिता का क्या नाम था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भूषण के पिता का क्या नाम था। भूषण के पिता का नाम, तो भूषण के पिता का नाम था हमारा कौन, रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर है, कहा जरा 10वां नंबर प्रश्न में कि शिवराज भूषण किसकी रचना है। अभी तो भैया हम लोग पढ़े कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है, तो 105। और शिवराज भूषण किसका हो जाएगा, तो भूषण जी का ही रचना हो जाएगा। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अभी तक ले हम लोग कितने प्रश्नों को कर लिए, 10 प्रश्नों को। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए कि 10 प्रश्नों में से आप सभी लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मैं तो देख नहीं रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ईमानदारी से जरूर बताइएगा, ताकि जो है भविष्य में आप सच्चे और अच्छे से ईमानदारी से जो है बढ़िया बड़े बड़े एग्जाम को भी जो है आप कर सकेंगे। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया इन 10 में से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि थे, तो भूषण किस काल के कवि होंगे, तो रीति काल के कवि होंगे। मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था, एक ट्रिक भी याद रखिएगा कि मन से भक्ति करो, मन से भक्ति करो, मन से भक्ति करो। मन से भक्ति करो मतलब क्या होगा कि ईश्वर का हम क्या करें, मन से भक्ति करें। तो यहाँ पे मन से भक्ति करो में क्या होगा कि म से क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद ऐसी, न से नाभा दास, और भक्ति से भक्ति काल, यानी मलिक मोहम्मद ऐसी से लेकर के नाभा दास तक के जितने भी पाठ होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, भक्ति काल के कवि। और उसके बाद भूषण जी क्या हो जाएंगे, एक अपवाद मान लेंगे इनको, यही एक क्या है, रीति काल के कवि हैं, बाकी और सब आधुनिक काल के कवि कहलाएंगे। तो 11वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर है, कहा जा रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। अभी भी वही प्रश्न आ गया, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो कितने मुक्तक है, तो 52 मुक्तक है। तो 12वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 13वां नंबर है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो हम लोग पढ़े थे कि भाई, चिंतामणि त्रिपाठी कौन थे भूषण जी के, तो वो भाई थे। 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 14वां नंबर है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। मैंने बताया था कवि परिचय के दौरान कि आप लोग याद रखिएगा कि शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान किया गया है, तो शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, शिवाजी का। तो 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शिवाजी के जो है वीरता का बखान जो है शिवा बावनी में किया गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि शिवजी भी लिखा है, तो गलती मत कीजिएगा, शिवजी और शिवाजी को ध्यान से कीजिएगा कि शिवाजी और शिवजी अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 14वां नंबर प्रश्न का ए होगा। अगला प्रश्न 15वां नंबर है हमारा कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो छत्रसाल दशक किसकी कृति होगी, तो भूषण जी की कृति होगी। तो 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 16वां नंबर कि 16वां नंबर प्रश्न है कि भूषण जी का जन्म कब हुआ था। भूषण जी का जन्म कब हुआ था, तो भूषण जी का जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ था। तो 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर है कि कवित्व में किस रस की व्यंजना हुई है। कवित्व में, जो कवित्व हमारा पाठ है, इसमें किस रस की व्यंजना हुई है, तो इसमें वीर रस की व्यंजना हुई है। कवित्व पाठ में जो किस रस की व्यंजना हुई है, तो वीर रस की व्यंजना हुई है। 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 18वां नंबर है कि भूषण के आश्रय देव कौन थे, या आश्रय दाता जो है कौन थे, या आश्रय देव कौन थे, तो कौन थे, तो शिवाजी और छत्रसाल। तो 18वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि शिवाजी और छत्रसाल जो थे भूषण जी के आश्रय दाता या आश्रय देव थे। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि थे। ये आप सभी लोग गलती करिएगा, जरूर से गलती करिएगा। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने सही बताया कि नहीं बताया। तो रीतिकाल के जो भूषण जी कवि हैं, तो ये किस धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध धारा के जो ये कवि हैं। तो 19वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीतिबद्ध धारा के।
अगला प्रश्न 20वां नंबर है कि दूसरे कवित्त में किसकी तलवार का वर्णन किया गया है। कल मैंने वीडियो में अर्थ में बताया था, कल के वीडियो में मैंने अर्थ जब बता रहा था दूसरा कवित्त का, तो इसमें मैंने बताया था कि दूसरे कवित्त में जो है किसके तलवार का वर्णन किया गया है। तो दूसरे कवित्त में जो है छत्रसाल के तलवार का जो है वर्णन किया गया है। छत्रसाल के तलवार का दूसरे कवित्त में वर्णन किया गया है। हालांकि छत्रसाल जो किताब में याद रखिएगा कि ऐसे लिखा गया है, यहाँ गलत लिखा गया छत्रसाल, छत्रसाल जो है इस तरीके से लिखाएगा। तो अब 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 21वां नंबर है कि चिंतामणि किनके भाई थे। चिंतामणि किनके भाई थे, तो चिंतामणि किसके भाई होंगे, तो भूषण जी के भाई होंगे। चिंतामणि किनके भाई होंगे, तो भूषण जी के भाई होंगे। तो 21वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमने आज अभी कितना टोटल प्रश्न किया ऑब्जेक्टिव का, तो 21 प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव का किया। आप सभी लोग इन 21 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किए, अच्छे से ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा भी लग रहा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप सभी लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जरूर, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इस पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। इस पार्ट में जो है टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो उनको हम एक एक करके जो है करेंगे। जैसे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कवित्त में भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र से, बाणों यानी समुद्र की अग्नि से, श्री राम से, पवन से, शंकर जी से, परशुराम से, शेर से, चिता से, प्रकाश तथा श्री कृष्ण से की है। यानी सभी लोगों से जो है तुलना उन्होंने क्या की है, अपने प्रथम कवित्त में शिवाजी की तुलना जो है की है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि जंगलों का राजा शेर होता है, सभी पशु उसके एक दहाड़ से ही कांपने लगते हैं, वह बहुत बलशाली और बुद्धिमान होता है। इसी प्रकार शिवाजी भी अपने राज्य में शेर की तरह ही शासन करते हैं और उनके समान ही वे बुद्धिमान, बलशाली, पराक्रमी और साहसी हैं। ठीक, तो ये पहला दूसरा प्रश्न का उत्तर था। अगला आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। ये VVI प्रश्न है सब्जेक्टिव का, आप लोग याद रखिएगा कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि छत्रसाल की तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह चमकती है। उनकी तलवार के तेज के डर से ही शत्रु सेना का विशाल झुंड कांपने लगता है। उनकी तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है और उनके झुंड को टुकड़े टुकड़े कर देती है। मानव रुद्रही रूप को शिव को मनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उनकी तलवार शत्रुओं के सीने को इस तरह टुकड़े टुकड़े करती है जैसे माँ काली को भोजन प्रदान किया जा रहा हो। अतः उनकी तलवार अद्वितीय है जिसे वर्णन करना कठिन है। तो ये तलवार के बारे में हम लोग देखें कि उनकी तलवार जो है इतने पराक्रमी पुरुष है कि वो अपने शत्रुओं को भी जो है एक एक करके काट देती है, मार देती है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। यानी नीचे लिखा गया जो दो पंक्तियां दिया गया है, एक क और ख करके, तो क और ख जो दोनों अवतरण या पंक्तियां दिया गया उसका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो चौथा का क नंबर प्रश्न कह रहा है कि लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिनी सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। तो इसका हमें क्या करना है, अर्थ बताना है। तो चौथा का क का अर्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कवित्त पाठ से ली गई है, जिसके कवि भूषण जी हैं, या कवि भूषण जो है द्वारा रचित छत्रसाल दशक से संकलित है। इस पंक्ति के में कवि छत्रसाल की तलवार की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उनकी तलवार नागिन के समान है। वह शत्रुओं के गले पर नागिन की तरह लपक कर मिलती है और युद्ध भूमि में त्रिशूल की तरह मुंडों का ढेर लगा देती है, मानो रुद्र रूपी शिव को मनाने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। तो ये चौथा का क का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का ख है। कहा जा रहा है चौथा का ख प्रश्न में कि प्रतिभट कटक कतिले के टेकाटी काटी कालिका से किल की कलयु देती काल को। तो हमारा चौथा का ख का उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कवित्त पाठ से ली गई है, जिसे कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक से संकलित किया गया है। इस पंक्ति में कवि छत्रसाल की तलवार की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि
उनकी तलवार इतनी तीक्ष्ण और धारदार है कि वह शत्रु सेना के समूह को टुकड़े टुकड़े कर देती है, जैसे माता काली को भोजन प्रदान किया जा रहा हो। तो ये हमारा चौथा का ख का उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 5वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि और अन्य रीतिकालीन कवियों से वह किस प्रकार विशिष्ट है। तो विशिष्ट मतलब क्या होगा, विशेष। तो कहा जा रहा है उत्तर में कि भूषण रीतिकाल के एक रीतिबद्ध आचार्य कवि हैं, किंतु अलंकार निरूपण करते समय उनका आचार्य रूप जो है बहुत सफल नहीं हो सका। उनका काव्य रस ही ज्यादा सफल रहा। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी और प्रायः सभी कवि श्रृंगार रस की ही कविता लिखते थे, लेकिन कवि भूषण ने इन सब से हटकर जो उन्होंने वीर रस को प्रमुखता दी या वीर रस का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न का जो है उत्तर था। अगला प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है इस पाठ का, 6ठा नंबर है। कहा जा रहा है कि आपके अनुसार दोनों छंदों में से कौन अधिक प्रभावी है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर, कि हमारे अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी प्रथम छंद अर्थात प्रथम कवित लगा, क्योंकि इसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी वर्णन करते हुए उनके बल पराक्रम और बुद्धि का गुणगान किया गया है। यानी कि अगर हमें प्रथम छंद जो है या प्रथम कवित अच्छा लगा, तो अच्छा लगने का कारण ये है कि इसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य और उसकी वीरता का जो बखान, उनके बल पराक्रम बुद्धि की गुणगान किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बाद आगे कि उनकी वीरता को जानकर हमारे आंतरिक मनोभाव एक अद्भुत अनुभूति प्रकट करता है। लेकिन या जबकि तलवार की विशेषता हम केवल जानने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहला जो कवित है या प्रथम छंद है वही हमें प्रभावित किया और वही हमें प्रभावित लगा। तो ये टोटल जो है 6 प्रश्न थे, जिनको मैंने आप सभी लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताया। और आज टोटल हमने 21 यानी 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखें, तो हमने आज दोनों चीज को कवर कर लिया। पाठ और पाठ का कवि परिचय पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बता दिया, और इस वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं आप सबको नेक्स्ट पार्ट जो हमारा तुमुल कोलाहल कलह में पाठ है उसको मैं बताऊंगा, या फिर आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि मैं गदखंड का कोई पाठ जो है शुरू करूं। यानी गदखंड में तो मैंने टोटल 6 लेसन तक बता दिया है, तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि मैं गदखंड में का आगे का पाठ पढ़ाऊं कि काव्यखंड का ही मैं 6ठा पाठ पढ़ाऊं। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए होंगे चैनल पे, और इस वीडियो को जो खूब सारा प्यार दीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस यही कहूँगा मैं आप लोगों से। धन्यवाद।